नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड नेशनल गेम्स की मेजबानी करने वाला है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल यहां पर आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अंतिम मोहर लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर धामी सरकार आश्वस्त नजर आ रही है। राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर यहां पर मिलेगा, तो ये एक बड़ा मौका है इस प्रदेश। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहां पर किया जाना है। उत्तराखंड मेजबानी इस बार करेगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये खेल आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जो है वो खेल आयोजित होंगे और इसी को लेकर उत्तराखंड तैयार नजर आ रहा है। धामी सरकार भी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अपनी अंतिम मुहर इस पर लगा दी है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, इस बार बड़ा मौका है प्रदेश के लिए, जहां पर उत्तराखंड को मेजबानी का मौका मिला है नेशनल गेम्स का। तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी दिव्या, उत्तराखंड को 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी मिली है और एक सुनहरा अवसर जो है उत्तराखंड के लिए ये है। और इसको ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए लगातार खेल विभाग जो है कार्य कर रहा है। लगातार तैयारियां की जा रही है। राज्य सरकार लगातार जो है तैयारियों पर जोर दे रहे हैं और ऐसे में समय समय पर समीक्षा बैठक भी लगातार हो रही है। ऐसे में ये जो ये राष्ट्रीय खेल है, इसकी अंतिम तिथि भी जो है अब तय हो चुकी है और 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। और इसको लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। और ऐसे में इस बार की अगर बात की जाए, इससे राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां जो है पूरी की जा रही है। और ऐसे में पूरी तैयारियों का दावा भी किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाओं का दावा जो किया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है बनाई जाएगी। और इसी के साथ साथ 30 अक्टूबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी दिशा निर्देश दिए कि किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त इस बार नहीं की जाएगी। और ऐसे में एक बड़ा आयोजन ये होना है, उसको भव्य तरीके से बनाया जाना चाहिए और अच्छे तरीके से तमाम व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर कार्य हो भी रहा है। और अगर इन राष्ट्रीय खेलों में बात की जाए तो इस बार 32 मुख्य खेल इन राष्ट्रीय खेलों में जो है उत्तराखंड में खेले जाएंगे। और इसी के साथ साथ ही 4 प्रदर्शनी खेल भी जो है इसमें खेले जाएंगे, जिसमें की जो प्रदर्शनी खेल है उसमें जो कलारी पयट्टू, योगासन, मलखंभ और राफ्टिंग, ये 4 ऐसे खेल हैं जो अलग से जो है खेल खेले जाएंगे। और ये हालांकि राष्ट्रीय खेलों में जो है शामिल नहीं है, इन्हें जो है पदक तालिका में भी शामिल नहीं है। और ऐसे में जो भी इन खेलों में जीतेगा उन्हें पदक जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसे में लेकिन इन खेलों में जो उत्तराखंड के परंपरागत खेल भी हैं और इन खेलों को पदक तालिका में शामिल करने के लिए, राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने के लिए जो है एक केंद्रीय खेल मंत्री को जो है पत्र भी लिखा गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ को भी पत्र जो है वो लिखा गया है, आज लिखा जाएगा, जिसमें की मांग की जाएगी कि इन्हें भी पदक तालिका में शामिल किया जाए। क्योंकि कई खिलाड़ियों का मानना है कि अगर ये गेम पदक तालिका में शामिल होते हैं तो इनमें और भी अच्छे मेडल जो है उत्तराखंड को आ सकते हैं। इसी के साथ साथ ही जो 32 खेल इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें की जल क्रीड़ा, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कबड्डी, खो खो, इस तरीके से कई ऐसे खेल हैं जो 32 खेल जो है इसमें इस बार यहाँ पर उत्तराखंड में होंगे। लेकिन अगर पिछले 37 राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले जो गोवा में हुए थे उसके मुकाबले 11 खेल इस बार कम हुए हैं। लेकिन जो 32 खेल अब जो है इसमें शामिल किए गए हैं और 25 खेल खेले जाएंगे। और इसी के साथ ही जो अन्य प्रदर्शनी खेल है उन्हें किस तरीके से तालिका में, वो पदक तालिका में शामिल होते हैं या नहीं, ये चीजें देखने वाली होगी। हालांकि व्यवस्थाओं को लेकर तमाम जोर दिया जा रहा है और खेल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं जो चाकचौबंद वो इस आयोजन के लिए जो है वो की जाए। जी, यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं और जो खिलाड़ियां यहाँ पर आएंगे, जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रदेश के हैं, देश से आ रहे हैं, उनके लिए इस बार क्या खास देखने को मिलेगा? क्योंकि कई ऐसे क्षेत्रों से भी आएंगे जहाँ पर जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती है। हमारे प्रदेश में भी कई ऐसी जगह पे जहाँ पर खिलाड़ियों को उतनी उचित व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं।
जी, जी, मैं बिल्कुल देखिए इसमें पूरे देश के कोने-कोने से जो है खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए पहुँचेंगे। ऐसे में उन खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था या उनके खाने-पीने की व्यवस्था या तमाम अन्य व्यवस्थाएँ जो है खिलाड़ियों की, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को जोर दिया जा रहा है और उन व्यवस्थाओं को कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएँ जो है बनाई जाएँगी और ऐसे में अलग-अलग जनपदों में खेल होने हैं, अलग-अलग जनपदों में चाहे वो ऋषिकेश में हो या देहरादून में भी खेल होंगे, टिहरी में भी होने हैं, हल्द्वानी में भी होने हैं। तो इस तरीके से कई जिलों में जो है खेल होंगे और ऐसे में इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और जो खिलाड़ी आएंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न हो, इसके लिए लगातार जो है तैयारी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ अरुण। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां धामों की धारण क्षमता के लिए अब अध्ययन शुरू हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने WII को इसकी जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमकुंड, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और अब इन्हीं क्षेत्रों की, इन्हीं धर्मस्थलों की जो धारण क्षमता है उसका आकलन किया जाएगा। WII को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही चिकित्सा, कूड़ा निस्तारण, घोड़े खच्चर प्रबंधन पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस साल चारधाम यात्रा पर 48 लाख श्रद्धालु आए थे। वहीं लगातार जो है अब ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। साल दर साल जो है वो नया रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसे में जो धारण क्षमता है इन धार्मिक स्थलों की वो अब आकी जाएगी, उनका आकलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने WII को दी है और यहाँ पर रिपोर्ट WII बनाएगा। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर बड़ा फैसला जो लिया गया है अध्ययन का, जहाँ पर जो धार्मिक स्थल है, चारधाम यात्रा के जो स्थल है वहाँ पर अध्ययन किया जाएगा कि उनकी धारण क्षमता क्या है। आखिर क्यों जरूरत इस बात की आन पड़ी कि आपको अध्ययन करने की जरूरत है और किन मानकों पर यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी? जी, जी, देखिए बिल्कुल चारधाम यात्रा उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध यात्रा है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार के अगर आंकड़े की बात की जाए तो करीब 48 लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बार हालांकि यात्रियों की संख्या जरूर कम रही है, लेकिन साल दर साल जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार आगे भी ये आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने की जो संभावना जताई जा रही है, तो इसको लेकर PCB यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके जो है धामों की धारण क्षमता क्या है, कितनी धारण क्षमता है, घोड़े खच्चरों के लिए क्या है, यात्रियों के रुकने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस अध्ययन में जो है श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता को लेकर हो या चिकित्सा सुविधा को लेकर हो, कूड़ा निस्तारण को लेकर हो, घोड़े खच्चरों की संख्या और उनका प्रबंधन समेत अन्य कई बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जब यात्रा जो है होगी और जब श्रद्धालुओं की संख्या क्योंकि बढ़ने का अनुमान है और आने वाले कुछ वर्षों में 4-5 साल में ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी और कहाँ पर रुकने की कितनी क्षमता है, कहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, कहाँ पर सेफ है, घोड़े खच्चरों का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, कूड़ा निस्तारण कहाँ पर होना चाहिए, ये तमाम चीजें जो रिपोर्ट में तैयार की जाएंगी और उस रिपोर्ट को तैयार करके जो दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में व्यवस्थाएं उसी हिसाब से बनाई जा सके। क्योंकि कई बार देखा गया है, इस बार खासतौर पर सबसे अधिक देखा गया शुरुआती दिनों में काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, काफी दिक्कतों का सामना तीर्थयात्रियों को करना पड़ा। हालांकि बाद में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हुए, उसके बाद से तमाम व्यवस्थाएं जो बननी शुरू हुई, तो ऐसी व्यवस्थाएं फिर पटरी पर भी आई। लेकिन मानसून सीजन में भी कई बार बीच में ऐसा हुआ, कई जगह पर आपदा आई, उस वजह से भी यात्रा प्रभावित रही। तो इसके दृष्टिगत क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश भी है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं इस हिसाब से बनाई जाती हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी तीर्थयात्रियों को न हो, व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से बनाई जा सके, ताकि यात्रा और सुगम तरीके से हो, किसी यात्री को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए तमाम इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उस तरीके के तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो है जो चारधाम यात्रा वो और भी अच्छे तरीके से हो सके। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और
तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश सरकार के जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार के इस फैसले को विधिक रूप से गलत करार दिया है। वहीं विकासनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनमाना रवैया अपनाया है। संवैधानिक रूप से किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को प्रशासक नियुक्त किया जाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायतों में आने वाले करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाने के लिए इस परंपरा को शुरू किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में जो एक्सटेंशन प्रदान किया है, मेरा ये कहना है कि वो ना संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है, ना वो राज्य के पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल है, ना वो हमारी परंपराओं के अनुकूल है। और ऐसी परिस्थिति में जब पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है। उत्तराखंड की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने से निवर्तमान ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों में आक्रोश फैल गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी के चलते लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में निवर्तमान ग्राम प्रधानों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उन्हें प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वो सभी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए मजबूर होंगे। प्रशासक बनाया, लेकिन दुख का विषय यह है, जब 27 तारीख को हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, 29 को प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हुआ, 1 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ। जब सबसे पहले हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद हमको प्रशासक न बनाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बना दिया गया है। तो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाने में कोई विरोध नहीं है, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जैसे पंचायत के प्रतिनिधि हम हैं, वो भी हमसे बड़े पंचायत प्रतिनिधि हैं। लेकिन ग्राम प्रधान जो है जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा मुख्यमंत्री से आग्रह है, विशेष आग्रह है कि ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक के रूप में कार्य करने का मौका दिया जाए। अब ये तो अंदरूनी उनका क्या चला वो ही जाने, और नहीं तो हमारी ग्राम प्रधानों की हमेशा से मांग थी जिला पंचायत त्रस्ती पंचायत, ठीक है, हमारे त्रस्ती, वो भी हमारे त्रस्ती पंचायत में आते हैं, पर उन लोगों को प्रशासक बना दिया रातों रात और ग्राम प्रधानों को हमेशा धोखे में रखा। या तो पहले ही कह देते कि हम नहीं बना सकते आप लोगों को, हम उस हिसाब से हम अपना काम करते, उस हिसाब से बजट करते। कई जी हमारे साथ भेदभाव हुआ है और ये बहुत दुर्व्यवहार कर रखा है प्रधानों के साथ। हरिद्वार में वार्षिक मेंटेनेंस के चलते मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे की सेवाएं क्रमवार बंद कर दी गई हैं। ओशा ब्रेको कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार मनसा देवी रोपवे 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बंद रहेगा, जबकि चंडी देवी रोपवे 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक बंद रहेगा। वहीं रोपवे सेवा बंद होने से हर दिन हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से वो श्रद्धालु जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, इस दौरान माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा की योजना बनाते वक्त इन तारीखों का ध्यान जरूर रखें। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे जो एनुअल मेंटेनेंस हो रही है चंडी देवी और मनसा देवी रोपवे की, क्या कुछ उससे लेकर जानकारी है और किस तरीके से प्रशासन जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है? की राजधानी कहा जाता तो लगातार भी यहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के साथ साथ मां चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे अब यात्रियों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक मेंटेनेंस के कारण यहाँ पे मनसा देवी और चंडी देवी की जो रोपवे सेवाएं है उसको बंद कर दी गई है। यहाँ पे साल में एक बार ये सेवा बंद की जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस का ध्यान यहाँ पे रखना होता है। और मनसा देवी रोपवे 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक बंद रहेगी, जबकि चंडी देवी रोपवे 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक बंद रहेगी। यहाँ पे ये जानकारी यहाँ पे उसको
कंपनी के द्वारा दी गई है। यहाँ पे जो यात्री है, श्रद्धालु है, उनसे ये अपील की जा रही है कि कहीं न कहीं अब जब श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने के लिए, तो जो ये तिथि है इनको ध्यान रखना होगा। इन तिथियों का ध्यान रख के ही और तमाम जानकारी लेकर हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ होते हैं उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं न कहीं यहाँ पे जो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते थे, उनमें भी कहीं न कहीं यहाँ पे घटता क्रम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो चलने में असमर्थ हो जाते हैं, जो रोपवे से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। अब कुछ समय के लिए इस रोपवे की सुविधा को रोक दिया गया है। जी दिव्या जी, यहाँ पर जो है अपील लगातार श्रद्धालु से की जा रही है कि आप तारीखों का जो है वो ध्यान रखें। ऐसे में जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल देखिए दिव्या, यहाँ पे लगातार भी जब साल में एक बार ये बंदी की जाती है तो मीडिया के माध्यम से, अलग अलग संस्थानों के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से जो है श्रद्धालुओं तक ये जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पे हरिद्वार पहुंचते लाउड स्पीकर के माध्यम से और अन्य कई तरीकों से जो है श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाता है कि इन तिथियों का ध्यान रखें। यहाँ पे कई बार हमने देखे कि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं लेकिन वो दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते, उनको निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि काफी ऊंची चढ़ाई है। वैसे कुछ श्रद्धालु जो चलने में असमर्थ होते हैं वो माता के दर्शन अब नहीं कर पाएंगे। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन ने हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन पर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिशनपुर, कुंडी और आसपास के क्षेत्रों में रात के वक्त अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसकी बार बार प्रशासन और अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मातृ सदन के अध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो सभी मिलकर अनशन शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, स्वामी शिवानंद ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी बात कही है। बैठेंगे तब तक बैठेंगे जब तक कि कर्मेंद्र सिंह को जेल नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे केस का कंटेम्प्ट है। कुंभ क्षेत्र को खनन वर्जित और केसर वर्जित घोषित किया गया, वो उस केस में भी है। उसके बाद 3-4 रूलिंग और है, उसको ये खोल देगा, इसके बाप का है। ये आज तक इतनी बार हम बोल रहे हैं कि आकर के हमसे मिले। ये छापेमारी अधीनस्थों पर छापेमारी, कल अपने छापेमारी के लिए क्यों नहीं किया? अभी अपने छापेमारी के लिए क्यों नहीं जा रहे? कितना माल है वहां पर? हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे पत्नी पर शक की वजह बताई जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बाद में एक संज्ञान में ये आया कि ये अभियुक्त है जो बिहार में, जो अपना उसका मूल गांव है, वहाँ ये चला गया है और वहाँ से नेपाल भागने की फिराक में ये है। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा कल इसमें बिहार नेपाल में लालगंज के आसपास इसकी अरेस्टिंग की गई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब हमारे हरिद्वार पुलिस ने बिल्कुल एक ब्लाइंड, क्योंकि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग नहीं करता था, इस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस केस का पटाक्षेप किया। मुझे उम्मीद है कि जो अभियुक्त है उसको हम सख्त से सख्त सजा दिलाने में कामयाब रहेंगे। बढ़ते आगे, चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के तल्ला छंदा के छीड़ाबास के रहने वाले बेसहारा बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी 65 वर्षीय दिव्यांग पत्नी कौशल्या देवी मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। 12 जुलाई 2024 को बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे की बकरी चुगाने के दौरान पहाड़ी से फिसलने से मौत हो गई थी, जो कि उनका एकमात्र सहारा था। वहीं दूसरा बेटा पिछले कई सालों से लापता है। बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग दंपत्ति बेसहारा हो गए, जिनके पास सिर्फ ढकने के लिए एक टूटा फूटा घर है और खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। बुजुर्ग दर्शन राम ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को चंपावत दौरे के दौरान लगे जनता दरबार में पंतोली ग्राम प्रधान नारायण फर्त्याल की मदद से गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी मदद नहीं की है, न उन्हें मदद मिल पाई है। इसके अलावा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। दस्तखत ना करना होला ना, दस्तखत करता अंगूठा
कि कुछ भी नहीं हुआ। सहारा इनके पास 2 लड़के थे, एक लड़का 12-14 साल की उम्र में गायब होके बाहर से निकला तो वापस भी नहीं आया। एक सहारा ये था जो बेचारा लेबरी करता था, तो ये बूढ़े माँ बाप हैं, इनका सहारा कुछ नहीं, माँ विकलांग है इनकी। तो ये जो छुट्टी में था, लेबरी करता, छुट्टी को ग्वाला गया था, तो शायद पाँव वहाँ फिसला तो पहाड़ी से गिर के वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ होगी उसकी। तो उसके बाद इनने सीएम साहब को और एसडीएम साहब को, ब्लॉक प्रमुख, विधायक जी, वो सभी जगह इनने अपना कागज जो भी था वो लगाया, तो आज तक इनको कुछ नहीं मिला है। 4 महीने गुजर चुके साहब, हैं। ये बुजुर्ग हमने आपके पास, आपके माध्यम से इनकी आवाज़ को पहुंचाया जाए और सरकार को तुरंत आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी। तो अभी ये आपके प्रयासों से हमें लगता है कि अतिशीघ्र मिल जाएगी। सीएम से भी ये पहुंचाएंगे हम आपके माध्यम से, या परसों जो दौरा हो रहा है उसमें। और उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।